गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं हम आज, जो कि है गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। तो अभी रिसेंटली जो है गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई थी नीति आयोग की, जिसमें 26 चीफ मिनिस्टर्स, 3 लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, 2 एडमिनिस्ट्रेटर्स जो कि यूटी के होंगे ये, और बहुत सारे यूटी यूनियन मिनिस्टर्स जो कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं इसके गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग के, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट्स किया अपार्ट फ्रॉम अदर इनवाइटीज़। ठीक है, तो इस मीटिंग को किसने मॉडरेट किया था इस बार? रक्षा मंत्री जो है हमारे श्री राजनाथ सिंह, उन्होंने इसको मॉडरेट किया। ऑफ कोर्स चेयर इसको जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको चेयर किया है। ठीक है, तो ये 6th मीटिंग थी ऐसी गवर्निंग काउंसिल की, और इसमें किस टॉपिक्स पर बात की गई है ये देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक तो था कि इंडिया को हम मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस कैसे बना सकते हैं, फिर एग्रीकल्चर को हम कैसे एक तरह से री इमेजिन कर सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट फेज़ पर कैसे लेके जा सकते हैं, एक एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हम कैसे इंडिया में लेके आ सकते हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की बात की गई है इसमें इंडिया के। जैसे आपको पता है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है वो प्रोजेक्ट जो है हमारा 111 लाख करोड़, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो हम एक बनाना चाह रहे हैं, तो उसको हमको इन द पीरियड ऑफ टाइम आगे आने वाले कुछ सालों में उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें और हमारा जो है कैसे खर्चा करेंगे हम इसमें, तो इसके ऊपर पूरी बात हुई है। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट को कैसे जो है इम्प्रूव किया जा सकता है, ग्रास रूट लेवल्स पर डेमोक्रेसी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। अब आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दिस मीटिंग। तो ये 6th गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग थी। इसके अंदर जैसे काउंसिल ने ये भी डिसाइड किया कि जो स्टेट्स हैं वो कैसे अपना कंप्लायंस का जो बर्डन है, जो एक बिज़नेस को, अगर बिज़नेस को आपकी स्टेट में जो है वो ओपन होना है, फंक्शन करना है, तो उसको कंप्लायंस जो है वो बर्डन कैसे कम हो सकता है, क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर। फिर लॉजिस्टिक्स को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है एक्सपोर्ट्स को, डिस्ट्रिक्ट लेवल कैसे हम कंपटीशन बना के रखें, और जॉब क्रिएशन हम कैसे कर सकते हैं थ्रू दिस ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, हम कैसे ला सकते हैं जॉब क्रिएशन। तो ये सब कुछ भी डिस्कस किया गया है। ठीक है, फिर स्टेट्स ने जो है सेंटर को कहा कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को कैसे आप जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उसमें आपको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, और उसको आप फास्ट ट्रैक मोड पर कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। ठीक है, अब नीति आयोग की बेसिक से आप चीज़ें देख लो। जनवरी 2015 में इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है कि सारी स्टेट्स और जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो सारे इकट्ठे होके कैसे कोऑपरेट करके डेलिबरेट करके चल सकते हैं, उसके बारे में ये जो है एक सबसे अच्छा एक एक्सपेरिमेंट है नीति आयोग। ठीक है, प्लानिंग कमीशन क्या था? सेंट्रलाइज टेंडेंसी थी कि सेंटर प्लान बनाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान बनाती थी और स्टेट्स को डायरेक्शन देती थी कि आपने ऐसे 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 करना है। ठीक है, देयर वाज अ वेरी लिटल से ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स इन द अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन, क्योंकि ये हमारी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी थी। यूनियन गवर्नमेंट ने बस प्लान बनाया और स्टेट्स को पास ऑन कर दिया। उसके ऑपोजिट नीति आयोग क्या है? जैसे देखो आप गवर्निंग काउंसिल में ये एक तरह से एज इक्वल पार्टनर्स बैठते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी बैठती है और स्टेट गवर्नमेंट्स भी बैठते हैं, सारे सीएम बैठते हैं। तो ये एक तरह से बॉटम अप अप्रोच है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो है स्टेट गवर्नमेंट तक प्लान जो है डिस्कस किया जाता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सारी मिलके जो है यूनियन गवर्नमेंट को प्रपोज करती हैं इस मीटिंग में, और फिर जो है प्लानिंग जो है ऐसे ही कंट्री की चलती है। तो वो था टॉप डाउन अप्रोच थी प्लानिंग कमीशन की, इसकी बॉटम अप अप्रोच है। ठीक है, तो वो जो हमारा प्लानिंग कमीशन था वो रैलिक ऑफ सोशलिस्ट पास्ट था हमारा। दिस इज़ अ मॉडर्न एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ प्लानिंग फॉर इंडिया। ठीक है, तो नीति आयोग जो है वो एक तरह से हमारा मॉडर्न एक तरह से एक्सपेरिमेंट है हमारा प्लानिंग का। तो नीति आयोग का और क्या रेलेवेंस है कि टेक्निकल एडवाइस देता है, स्ट्रेटेजिक एडवाइस देता है हमारी स्टेट्स को भी और यूनियन गवर्नमेंट को भी, अलग अलग रिपोर्ट्स निकाल के कि आप कैसे जो गवर्नेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे इकोनॉमी को अच्छा चला सकते हैं, आजकल क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड, आप कैसे उसके साथ कोप अप कर सकते हैं। ये सारी एडवाइस जो है नीति आयोग ही देता है स्टेट्स को भी और यूनियन गवर्नमेंट को भी। अब नीति आयोग का कॉम्पोजिशन क्या है? चेयरपर्सन कौन होते हैं इसके? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको पता ही है। तो फिर गवर्निंग काउंसिल जिसकी अभी ये 6th मीटिंग हुई है, ठीक है, याद रखना 6th मीटिंग है, 6th मीटिंग हुई है, उसमें सारे चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं जो यूटी के होते हैं, और इसको चेयर कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग है। ठीक है, फिर इसी के ही एक तर्ज पे
रीजनल काउंसिल्स भी बनाई गई हैं अलग अलग रीजन में, तो उसकी भी जो है मीटिंग्स होती हैं टाइम टू टाइम, वो आपको पता ही है। तो ये हमारे बेसिक लेवल पर, अब आप इसको नीति आयोग को वैसे आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ये एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साका ननकाना साहिब जी, ठीक है। अब ये क्या है, बर्थ प्लेस ऑफ हमारे जो फर्स्ट सिख गुरु हैं गुरु नानक देव जी, उनकी बर्थ प्लेस है ननकाना साहिब, जो कि इस टाइम पर पंजाब प्रोविंस जो है पाकिस्तान का, वहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है 100 ईयर्स हो गए हैं। फेबररी का एक मैसेकर है, आपको याद होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो अब आप देख लेना इसको। जब जो है गुरुद्वारा को, जो गुरुद्वारे होते थे, जो प्लेस ऑफ वर्शिप होती है जो हमारी, उसको एक तरह से जो महंत, जो प्रीस्टली क्लास से आज़ाद कराने की जो एक हमारी इनके जो है सिख हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी, आपको पता होगा इसके बारे में, जो जिसमें एसजीपीसी क्या होती है, श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। तो इन्होंने जो है एक रिफॉर्म मूवमेंट चलाई कि जो गुरुद्वारा है उसको हम प्रीस्टली कंट्रोल से छुड़वा के हम आम जनता के कंट्रोल में देंगे। आम जनता के कंट्रोल में कैसे देंगे, एसजीपीसी के कंट्रोल में देंगे हम, ठीक है। तो ये सबसे पहली एजिटेशन जो है वो यहाँ पर शुरू हुई साका ननकाना साहिब जी के गुरुद्वारा में, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि एसजीपीसी जो है वो 1920 में नवंबर में बनाई गई। नवंबर में गुरुद्वारा जो है गुरु नानक देव जी, उनकी जो जयंती भी होती है, आपको पता है, बर्थडे होता है उनका, तो उस टाइम पर इसको बनाया गया उसके आसपास। फिर क्या हुआ कि जो गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट जो स्टार्ट की गई एसजीपीसी द्वारा, ठीक है, उसमें कहा कि जो सिख गुरुद्वारा है उनकी हम जो है पोजेशन हमको लेनी है, छीननी है एक तरह से, जो अभी उस टाइम पर प्रीस्ट्स ने कब्जा किया हुआ था। मतलब जो महंत होते थे वहाँ के, जो प्रीस्ट होते थे गुरुद्वारे के, वो उसको एक तरह से अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह चलाते होते थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि देयर वाज करप्शन एंड ऑल दैट, सो वी हैव टू फ्री दीज गुरुद्वारास फ्रॉम जो है ये महंत, ठीक है। तो महंत नारायण दास जी जो थे, वो इस ननकाना साहिब गुरुद्वारा जी के जो थे वो कंट्रोल करते थे उसको, ठीक है। तो उनको पता लगा कि अब जो गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट चल गई है, तो उन्होंने अपने आप को जो है अपने मैन के साथ जो है आर्म्स के साथ अपने जो है मैन को एक तरह से इक्विप करना शुरू कर दिया और फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया गुरुद्वारा को, ठीक है। फिर जो एसजीपीसी के लीडर थे उनको अटैक करा, महंत के जो मैन थे उन्होंने गुरुद्वारे में अटैक किया एसजीपीसी लीडर जो लक्ष्मण सिंह धारोवाल जी को, ठीक है। फिर क्या हुआ कि गुरु नानक देव जी की जो बर्थ एनिवर्सरी पर जो है उस पर अटैक किया, लेकिन जो है उसके रिस्पॉन्स में कोई वायलेंट अटैक जो एसजीपीसी के मेंबर्स ने उनके ऊपर नहीं किया, महंत के ऊपर, ठीक है। उन्होंने बल्कि क्या किया कि कहा कि आप महंत को कहा कि आप नेगोशिएटिंग टेबल पर आओ और हम ये देखते हैं कि आप जो है गुरुद्वारा की जो रिफॉर्म अब हम कैसे करेंगे, लेकिन ठीक है। लेकिन जो है वो महंत जो कभी वो आए नहीं नेगोशिएटिंग टेबल पे, रादर जो है जितने भी गुरुद्वारे के महंत होते थे उन सब ने एक सिख सनातन कॉन्फ्रेंस बुलाई लाहौर में कि हम जो है जो एसजीपीसी है उसको एक तरह से उस ऑर्गेनाइजेशन को हम जो है गुरुद्वारे नहीं देंगे, हम अपने ही कंट्रोल में रखेंगे। तो उसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने जब महंत नारायण दास जा रहे थे तो कुछ जो है सिख लीडर्स, उन्होंने सोचा कि जब वो वहाँ पर जा रहे हैं तो हम नॉन वायलेंट तरीके से जो है ननकाना साहिब के ऊपर हम कब्ज़ा करते हैं। ऑफ कोर्स नॉन वायलेंट तरीके से, याद रखना। तो नॉन वायलेंट तरीके से जब उन्होंने जाकर वहाँ पर जत्थे में गए, जो सिख जो लीडर्स थे उन्होंने जैसे ही जाकर वहाँ पर जाकर बैठे तो जो है महंत नारायण दास जी जो कि ट्रेन में तब बैठने लगे थे, उन्हें पता लगा कि जो है जो कुछ सिख लीडर्स जाकर उनके जो ननकाना साहिब गुरुद्वारे में जाकर एक तरह से चाहे नॉन वायलेंट तरीके से कंट्रोल करने लगे हैं, तो वो वापस आ गए और उन्होंने अपने आर्म्ड मैन को बोल के एक तरह से उनको मारना शुरू कर दिया और बहुत लोगों को मार दिया, ठीक है। ऑलमोस्ट देखो 150 से लेके 200 तक कैजुअलिटीज़ हुई उसमें। तो जो है इन जत्थों के ऊपर एक तरह से अटैक कर दिया गया, जो महंत नारायण दास थे उनके और उनके जो आर्म्ड मैन थे उन्होंने अटैक किया। तो उसको हम कहते हैं फेब्रुअरी मसैक्रे, ठीक है। तो ये फेब्रुअरी 21 जो है 1921 उसमें जो तब हुआ था। तो अब 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं इसको, तो ये इसलिए न्यूज़ में है, ठीक है। अब जो है ये मूवमेंट चली, महंत नारायण दास ये जो इस मसाकरे के बाद भाग गए और ब्रिटिश पुलिस ने जो है 26 पठान थे उनको अरेस्ट कर लिया, जो कि आर्म्ड मैन थे महंत के, और उनको जेल भेज दिया, ठीक है। फिर इनिशियली पुलिस ने और आर्मी ने जो जत्थों को रोका कि आप जो है
गुरुद्वारे को कंट्रोल मत करो। लेकिन कुछ टाइम बाद जो है, जब ब्रिटिश पुलिस ने देखा कि नहीं जो है जो सिख जो सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा जाग गया है, तो उन्होंने उनको अलाउ कर दिया और गुरुद्वारा जो है वो उन्होंने जो SGPC के कंट्रोल में आ गया। ठीक है, पंजाब गवर्नर और उनके जो काउंसिल मेंबर्स थे उन्होंने भी जो है ऑर्डर कर दिया February 22 को कि जो गुरुद्वारा जो है वो अब सिख्स के हाथ में आ जाएगा। ठीक है, एक तरह से उनके कंट्रोल में आ जाएगा। फिर जो है इस मसाकरे को जो है देखते हुए महात्मा गांधी जी भी वहाँ पर पहुँचे और SGPC ने एक कमेटी बनाई और कहा कि उसमें महात्मा गांधी जी को भी एक मेंबर बनाया और कहा कि इसकी इंक्वायरी की जाए। फिर गांधी जी ने सिख लीडर्स को कहा कि उनको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उस टाइम पर चल रही थी, उसमें भी उनको जो है अपना सपोर्ट देना चाहिए। तो जो है प्रोफेसर मोटा सिंह जो थे मार्च 6 1921 में उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया SGPC की मीटिंग में और कहा कि हम सपोर्ट करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी जी की अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, क्यों सपोर्ट की गई? बिकॉज उन्हें ये लगा कि जो ये ब्रिटिश हैं उन्हीं के कहने पे ही ये मसाकरे हुआ है और जो है जो ब्रिटिश है उन्होंने जो महंत को बचाने की बहुत कोशिश की थी। ठीक है, तो दे वर प्लेइंग अ डूबियस रोल, एक तरह से जो है वो महंत का साथ भी दे रहे थे और जो है SGPC को भी वो एक तरह से साथ दे रहे थे। तो मतलब वो एक तरह से दोनों साइड से गेम खेल रहे थे ब्रिटिश। ठीक है, तो उन्हें ये पता लग गया जो SGPC है, उन्होंने इसलिए जो है अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो गांधी जी का साथ दिया। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था आज ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मीडिया प्लेटफॉर्म बिल। तो ये मीडिया प्लेटफॉर्म बिल बहुत दिनों से न्यूज़ में चल रहा है। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने है जो क्या कहा है कि जो फेसबुक या गूगल हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वो अगर न्यूज़ जो वहाँ की जो ऑस्ट्रेलियन जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं उनकी अगर कोई न्यूज़ का यूज़ करते हैं अपने उस पर अपने सर्विसेज पे अपने प्लेटफॉर्म पे, तो उनको उसके लिए पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मीडिया कंपनीज़ को पे करने के लिए बिल बनाया गया है कि फेसबुक और गूगल जो है, ऑफ कोर्स नॉट जस्ट फेसबुक एंड गूगल बट all big internet giant companies, they have to pay media companies for the news content which is being published on their platforms। ठीक है, तो इसी के ही कंटेक्स्ट में जो प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के हैं उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ भी डिस्कशन किया है कि हमको ये वर्ल्ड वाइड लेवल पर करने की ज़रूरत है। एंड दिस इज़ अ फिनोमिना वेयर बिग IT कंपनीज आर ट्राइंग टू डोमिनेट द लोकल डिजिटल कंटेंट प्रोवाइडर्स। ठीक है, तो मीडिया प्लेटफॉर्म बिल है क्या? तो इसका पूरा नाम है न्यूज़ मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड बिल 2020। और ये बड़ी कंपनीज़ को कह रहा है कि आपको मीडिया कंपनीज़ को कंपनसेट करना पड़ेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा बिकॉज यू आर यूजिंग देयर कंटेंट। ठीक है, अब लेकिन जो है फेसबुक और गूगल ने कहा कि नहीं, हम नहीं पे कर सकते। सो इन रिटेलिएशन ऑफ दिस बिल फेसबुक ने सारी जो ऑस्ट्रेलियन कंपनीज थी, ऑस्ट्रेलियन जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस थी या कोई भी न्यूज़पेपर हो चाहे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको जो है एक तरह से ब्लैकआउट कर दिया, उनको बैन कर दिया अपने प्लेटफॉर्म पे। तो और उसी ब्लैकआउट के चक्कर में क्या हुआ कि इवन जो इमरजेंसी सर्विसेज होती थी जैसे कि ऑस्ट्रेलियाज़ ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी जिससे वेदर रिपोर्ट्स आती थी, या स्टेट हेल्थ फायर डिपार्टमेंट्स फायर रेस्क्यू सर्विसेज, इन सब को भी एक तरह से फेसबुक ने बैन कर दिया। तो दिस वॉज वेरी एग्रेवेटिंग एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ फेसबुक और इसकी वजह से जो है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और ज़्यादा नाराज़ हो गई। ठीक है, अब ये ऑस्ट्रेलिया का लेजिस्लेशन की बैकग्राउंड देख लेते हैं। 2017 में ऑस्ट्रेलियन कॉम्पिटिशन एंड कंज्यूमर कमीशन ने कहा कि एक वॉलंटरी कोड बनाया जाए जिस वॉलंटरी कोड में जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो मतलब फेसबुक और जो गूगल हैं वो मीडिया बिजनेसेस के साथ एक तरह से टाई अप करके रेवेन्यू शेयरिंग एक मॉडल पर चलें जिससे कि दोनों का फ़ायदा हो। ठीक है, लेकिन 2019 में उनको ये 2020 में अप्रैल में ये देखा गया कि जो बिजनेसेस हैं वो कोई खास एग्रीमेंट नहीं कर पा रहे हैं इंटरनेट जायंट्स के साथ, और वो भी खासकर वॉलंटरीली। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आपको एक बिल ही बनाना पड़ेगा, एक ड्राफ्ट एक मैंडेटरी कोड ही बनाना पड़ेगा जिसके बेसिस पे फेसबुक और जो है गूगल वो मीडिया कंपनीज़ को पे करें। ठीक है, नहीं तो जनरली वो जो मीडिया कंपनीज़ हैं वो नेगोशिएट कर ही नहीं पा रही थी उनके साथ, वो इतने ज़्यादा बड़े हो चुके हैं फेसबुक और गूगल। ठीक है, तो अब उनको कहा कि आपको एक मैंडेटरी कोड बना दिया जिसमें आप गूगल और फेसबुक को कहा है कि आपको पेमेंट नेगोशिएशंस करनी ही पड़ेंगी मीडिया कंपनीज़ के साथ। ठीक है, अब
इस बिल के अंदर ये भी प्रोविज़न है कि उनको जो ये डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जो कि फ़ेसबुक और गूगल जैसे, उनको ये भी बताना पड़ेगा कि वो कैसा एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा ना हो कि जो कोई बड़ी प्राइवेट मीडिया कंपनी है, उसके जो न्यूज़ है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिले एज़ कम्पेयर टू अ स्मॉल पब्लिशर। ठीक है, तो इसको भी ट्रांसपेरेंट रखने का जो एक प्रोविज़न है, वो भी इसके अंदर बिल के अंदर डाल दिया गया है। बहुत ही निटी ग्रिटीज़ में इसके ऊपर बात की गई है। ठीक है, अब कोर इशू क्या है कि गूगल ने फ्रांस में तो ये मान लिया था कि हम वी आर रेडी टू पे न्यूज़ पब्लिकेशंस फॉर द कंटेंट दैट वी आर यूजिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म, लेकिन जो है सेम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है, गूगल ने करने से डील करने से मना कर दिया। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इज़ फ्यूरियस ओवर दिस ड्यूबियस पॉलिसी ऑफ फेसबुक और एंड गूगल। ठीक है, तो गूगल ने क्या कहा, एक्चुअली हुआ क्या कि यूरोप में जो है, यूरोप में एक तरह से उन्होंने क्या किया है कि आप समझ लो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ABC कोई मीडिया कंपनी है। ठीक है, तो उन्होंने कुछ कंटेंट जनरेट किया है, एक ओपिनियन पीस लिखा है, तो अगर उसको वो कॉपीराइटेड पीस है, ठीक है, तो गूगल उसको कॉपीराइट क्लेम के हिसाब से पैसा देगा उस कंपनी को। ठीक है, तो सिर्फ कॉपीराइट के बेसिस पे ही जो है वो डील हुई है यूरोप की कंपनीज, यूरोप की प्राइवेट मीडिया कंपनीज के बीच में और गूगल एंड फेसबुक के बीच में। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या था कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही डिटेल्ड एग्रीमेंट करने की बात कर रहा है ये बिल, जिसमें वो ये कह रहा है कि आपको ये भी बताना है कि आपका एल्गोरिदम कौन सा यूज़ हो रहा है, आपको जो है प्रेफरेंस भी कैसे देनी है, ये सारा बहुत ही ट्रांसपेरेंट आपको प्रोसीजर कर देना है, और नेगोशिएशन में एवरी निटी ग्रिटी तक आपको डिस्कस करनी है। तो गूगल इज़ नॉट रेडी टू डील इतना ज़्यादा, मतलब वो गूगल जो है वो डील नहीं करना चाहता है इतनी ज़्यादा डिटेल में, इसकी वजह से जो है वो एक तरह से पुश बैक कर रहा है। ठीक है, अब इंडिया के ऊपर क्या इसका इफेक्ट है? ऑफ कोर्स इंडिया इज़ अ वेरी बिग मार्केट फॉर गूगल एंड फेसबुक। when I'm saying just Google and Facebook, I am covering all the internet giants। ठीक है, तो ये बड़ी कंपनीज जो हैं वो भी हमारे, और इंडिया में आपको पता है कि मीडिया इज़ अ वेरी वाइब्रेंट, बहुत बड़ा मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस है हमारे इंडिया में। तो इंडिया में कंज्यूमर्स भी बहुत हैं, 300 मिलियन यूज़र्स ऑनलाइन न्यूज़ साइट्स को एक तरह से एक्सेस करते हैं। तो 46% इंटरनेट यूज़र्स एंड 77% ऑफ स्मार्टफोन यूज़र्स जो हैं वो इंडिया में ऑनलाइन मोड पर जो है न्यूज़ को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इंडिया इज़ अ वेरी बिग मार्केट। तो अगर इंडिया में भी ऐसा होने लग गया तो जो है गूगल एंड फेसबुक दे विल कंटिन्यू टू यूज़ द कंटेंट जनरेटेड बाय these media organizations, these Indian media organizations for free of cost। ठीक है, rather our media organizations are paying them टू गेट फीचर्ड ऑन देयर प्लेटफॉर्म। ठीक है, आपको पता ही है कि गूगल पे आने के लिए हमारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन रादर उनको पे करती हैं। ठीक है, कि क्योंकि उनको फीचर होने के लिए गूगल पे या फेसबुक पे अपने आप एक तरह से ऐड देते हैं वो अपनी। ठीक है, तो इंडिया में भी ये इशू हो सकता है, तो इसलिए हमको इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वॉश। तो वॉश क्या चीज़ होती है? वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो ये वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन के ऊपर एक अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट, एक स्टडी हुई है, उसकी रिपोर्ट सामने आई है। तो उसमें कहा है कि बेसिकली वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, ये वॉश है क्या? आपकी हाइजीन से रिलेटेड और सैनिटेशन से रिलेटेड एक प्रैक्टिस है कि आपको वाटर जो है उससे हाथ साफ़ करने हैं, सैनिटेशन का ध्यान रखना है, हाइजीन का ध्यान रखना है। तो उसके ऊपर एक स्टडी की गई है कि इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, वॉश हमारी जो ये प्रैक्टिसेस हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि हर साल ऑलमोस्ट 354 मिलियन, मतलब कितने हो गए ये, बहुत जो आई मीन वट एवर दिस अमाउंट इज़, इतने 354 मिलियन जो है उस उतनी कैपिटल कॉस्ट लगेगी। कैपिटल कॉस्ट किस में लगेगी? जैसे आपको हाँ, एक तरह से सैनिटेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, अच्छे टॉयलेट्स बनाने के लिए, इन सब तरह से एक तरह से कैपिटल कॉस्ट जो एक बार का खर्चा है। ठीक है, तो एक साल में 354 मिलियन जो है वो डॉलर खर्चा लगेगा, और रिकरिंग एक्सपेंसेस कितने होंगे? 289 मिलियन डॉलर्स, मतलब जो उसकी रख रखाव का खर्चा जो एक तरह से 289 मिलियन डॉलर हर साल का रिकरेंट एक्सपेंसेस होगा, अगर हमको वॉश की जो प्रैक्टिसेस पूरे वर्ल्ड में हमको उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि खास हमारा सबसे ज़्यादा इंटरवेंशंस कॉस्टली कहाँ पर हो जाती हैं? जब हमको क्लीन वाटर प्रोवाइड करना है, लिनन प्रोवाइड करना है। लिनन क्या होता है? जो एक तरह से साफ कपड़ा। ठीक है, और
सैनिटेशन फैसिलिटीज़ आपको अगर प्रोवाइड करनी है तो सबसे ज़्यादा जो है यही कॉस्टली है हमारे लिए, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने कहा है कि ग्लोबली 1 in 4 हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ लैक्ड बेसिक वाटर सर्विसिंग एंड 1 in 5 हैड नो सैनिटेशन सर्विस एंड 42% हैड नो हाइजीन फैसिलिटीज़ एट पॉइंट ऑफ केयर, ठीक है। तो ये बहुत एक पुअर स्टैंडर्ड है हमारे वर्ल्ड वाइड, एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि हमारी सैनिटेशन फैसिलिटीज़ जो है वो डेवलप नहीं है एज़ पर द नीड्स, तो उसको हमको डेवलप करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब इम्पैक्ट क्या होता है अगर हम अच्छी वॉश फैसिलिटीज़, वॉश मतलब हाइजीन फैसिलिटीज़ अगर हम हेल्थ केयर सर्विसेज में प्रोवाइड करें तो 8,27,000 जो पीपल हैं जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में जो कि इनएडिक्वेट वाटर या सैनिटेशन या हाइजीन की वजह से जिनकी डेथ हो जाती है, हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जो 2,97,000 चिल्ड्रन है अंडर 5 ईयर्स, उनकी भी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन फैसिलिटीज़, तो हम उसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। Every dollar spent in sanitation will save $5.50 in lower health costs, और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी इससे, और प्रीमेच्योर डेथ्स को भी हम रोक पाएंगे, ठीक है। फिर जो है हमारा एक तरह से ये SDG भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है, इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन टू ऑल, ठीक है। अब नीड क्या है इसकी, क्यों ज़रूरत पड़ती है, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड अगर हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर पाएँ तो उससे हेल्थ केयर कॉस्ट जो हमारी कम होंगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो है पैथोजेंस के नाम लिखे हुए हैं, आप देख लो, एसिनोटोबैक्टर, बोमेनी, ये सारे जितने जो हैं ये कोई इसमें कोई बैक्टीरिया है या अलग अलग तरह के पैथोजेंस हैं जिससे अलग अलग तरह की इन्फेक्शंस होती हैं। तो अगर ये हमारी चलती रहीं ये इन्फेक्शंस, तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे ये रेजिस्टेंट हो जाएंगी एंटीबायोटिक्स से, और फिर उसके वजह से क्या होगा, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो जाएगी और जो हमारे डिसीज़ बर्डन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, और डिसीज़ बर्डन ज़्यादा बढ़ने से हमारी जो है प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा और हमारी जो है प्रीमेच्योर डेथ्स जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगेंगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉग इन फेब्रवरी। तो अभी आपने देखा होगा कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, बट स्टिल इन सम प्लेसेस देयर इज़ फॉग फेब्रवरी के मंथ में भी, जबकि ऐसा नहीं होता है यूजुअली। तो ऐसा क्यों हो रहा है इसको देख लेते हैं, ठीक है। फॉग आपको पता है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स रिमेनिंग सस्पेंडेड इन द एयर, उसको हम फॉग कहते हैं, ठीक है। अब फॉग क्यों डेवलप हुई, फेब्रवरी के जो फर्स्ट वीक में क्या हुआ कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास हो रही थी जो हमारे हिली रीजन्स थे, लेकिन जो है हमारे जो प्लेन्स थे वहाँ पर वो जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से उन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पर बारिश या जो बारिश नहीं हो पाई, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम एक तरह से डिवाइड ऑफ एनी वेदर इफेक्ट ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहे, मतलब वेदर इफेक्ट ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कौन से होते हैं, एक तरह से बारिश ही होती है, ठीक है, या फिर हेल स्टॉर्म, जितनी भी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से चीज़ें आती हैं वो हमारे जो प्लेन्स को अफेक्ट नहीं कर पाई। और यहाँ पर क्या हुआ, एक एंटी साइक्लोनिक कंडीशन फॉर्म हो गई। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन क्या होता है, जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में, एक्सट्रीम नॉर्थ प्लेन्स में एंटी साइक्लोनिक कंडीशन फॉर्म हुई। उसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारी ईस्टर्ली वेव थी वो मॉइस्चर लेके इस रीजन में पहुंच गई, लेकिन कोई बारिश नहीं हो रही है क्योंकि कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, ऊपर से मॉइस्चर आ गया है नॉर्दर्न प्लेन्स में। तो वो जो मॉइस्चर है उसने जो है फॉग को एक तरह से जन्म दे दिया इस एरिया में, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पर फॉग हो रही है, ठीक है। With persistent prevalence of an easterly trough across central India, eastern winds continued to remain active for 9 to 10 consecutive days. This resulted in continuous moisture being fed, and the water droplets contributed towards the fog development and its persistence all these days, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो है कॉन्टीन्यूसली हमको मॉइस्चर मिलता रहा और वाटर ड्रॉपलेट्स जो है उसकी वजह से यहाँ पर फॉग की डेवलपमेंट होती रही, और ईस्टर्ली जो कि सेंट्रल इंडिया तक आती रही। हमारे ईस्टर्ली क्या होती है, हमारी ट्रेड विंड्स, ठीक है। तो ये ट्रेड विंड्स जो है हमारी मॉइस्चर लेके हमारे सेंट्रल इंडिया तक आती रही, उसकी वजह से पिछले 9 से 10 दिनों में हमारे जो है कुछ एरियाज़ में फॉग जो है वो बनती रही, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है मौसनराम, जो वेटेस्ट प्लेस्ड ऑन अर्थ है, ठीक है। तो आपको पता है चेरापूंजी जो है उसको रिप्लेस किया है मौसनराम। मौसनराम एक विलेज है ईस्ट खासी
हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय। अब ये चेरापूंजी भी वहीं पर है, ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में ही, मेघालय के उसी के आसपास ही, आई थिंक 80-90 किलोमीटर्स के आसपास में ही है। मौसिनराम भी है, वो अब वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड है कुछ टाइम से, ठीक है। और वहाँ पर हर साल 10,000 मिलीमीटर्स जो है वो रेन होती है, ठीक है। लेकिन ये एक ट्रेंड देखा गया है, अभी एक स्टडी हुई है जिसमें कहा है कि पिछले 119 साल से जो है चेरापूंजी में भी जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है रेनफॉल का पैटर्न, और अब यहाँ पर भी जो है वो रेनफॉल पैटर्न डिक्रीज़ होने लगा एक तरह से पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ठीक है। इंडिया के ओशन टेम्परेचर में एक जब भी वार्म होगा तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा हमारे रेनफॉल के पैटर्न में हमारे इस रीजन में, ठीक है। अब वो ये भी कह रहे हैं कि जो वेजिटेशन था हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वो भी रिड्यूस हुआ है पिछले 2 डेकेड्स में, जिसका मतलब क्या हुआ है कि ह्यूमन इन्फ्लुएंस बढ़ गया है, मतलब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ पर, हम बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंक्रीट ज़्यादा आ रहा है वहाँ पर एक तरह से, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो वेजिटेशन एरिया वहाँ पर डिक्रीज़ होता जा रहा है, और फिर जो झूम कल्टीवेशन होती थी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती थी वहाँ पर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है, आपने पढ़ा होगा, नहीं पता जिनको तो उनको बता दूं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में होता है कि आप एक खेत में अगर आप फसल को बोते हो, ठीक है, वहाँ पर आप खेती करते हो, फिर जब उस लैंड की जो है वो कैपेसिटी जो है वो ख़त्म होने लगती है, तो आप जो है दूसरी लैंड की तरफ आप मूव हो जाते हो अनटिल दैट लैंड रिक्यूपरेट्स इटसेल्फ। फिर आप वहाँ पर खेती करने लगते हो, जब वो लैंड जो है रिक्यूपरेट हो जाता है, जो खाली छोड़ा होता है लैंड आपने, आप फिर वहाँ दोबारा चले जाते हो, तब तक ये वाला लैंड जो है वो रिक्यूपरेट होने लगता है न्यूट्रिएंट से, ठीक है। तो एक तरह से शिफ्टिंग कल्टीवेशन वहाँ पर की जाती थी, लेकिन उसको अब जो है वो अब रिप्लेस कर दिया है अगर अदर मैकेनिकल मेथड्स ने, ठीक है। फिर डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रही है उस रीजन में, उसकी वजह से भी जो है वेजिटेशन कवर बहुत डिक्रीज़ हो रहा है, और दूसरा क्रॉप लैंड जो है वो बहुत इंक्रीज़ हो रहा है फ्रॉम द ईयर 2006। तो मतलब एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक्सपेंशन हो रही है, तो उसके लिए फॉरेस्ट भी काटे जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि रेनफॉल पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। इंक्रीज़ इन क्रॉपलैंड की फिगर्स दी हुई हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। और हम अब इसमें इंपॉर्टेंस क्या है कि इंपॉर्टेंट क्या है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन को ही हम क्यों स्टडी कर रहे हैं इसमें, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वो हाईली सेंसिटिव है टू चेंजेस इन रीजनल एंड ग्लोबल क्लाइमेट। मतलब अगर कुछ भी क्लाइमेट में चेंज आ रहा है तो हमको नॉर्थ ईस्ट रीजन में वो देखने को मिलेगा कि वो चेंज क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमको इसको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही हाईएस्ट वेजिटेशन कवर है, और वो 18 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कंट्रीब्यूट करता है इंटायर वर्ल्ड में। तो ये एक बहुत ही हमारा एक नेचुरल कैपिटल है हमारे इंडिया की वर्ल्ड वाइड, तो इसको हमको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए, ठीक है। तो ये आज के हमारे टॉपिक्स थे, इसके ऊपर आप एमसीक्यूज भी कर लेना। वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स, अंटिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।